हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 15 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो जिनके यहाँ भाई मकर संक्रांति आज है उनको भी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर की, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे और डिटेल से करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। तो पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। वहीं निकोलस मादुरो एक बार फिर से ये बन गए हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। ये अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। और आरबीआई ने बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। और स्वामी विवेकानंद जी को दर्शाते हुई दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ये मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं पुणे महाराष्ट्र में। और स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब बार्सिलोना ने जीत लिया है। 41वां संस्करण था। भारत ने क्यूबा में आए राफेल तूफान के बाद इनको मानवीय सहायता भेजी है। भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ पीयूष गोयल जी ने किया है। और बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने सभी फॉर्मेट से फाइनली संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, बुक अपनी आ चुकी है। फटाफट से इसको ऑर्डर करो। अमेजन, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हो। और जिनको इंग्लिश में चाहिए उनको स्पायरल नोट्स बना करके इंग्लिश में दी जा रही है। तो आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टाइटल को टच कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, वहां से जाकर के आप ऑर्डर कीजिए, आप तक कुरियर करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और बाकी आप रिव्यू वगैरह जा करके बुक का देख सकते हैं कि बुक में क्या क्या कंटेंट है, किस प्रकार से है। सारा स्टूडेंट्स वगैरह लोगों ने लिखा हुआ है अमेजन फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, हाईएस्ट रेटिंग वाली बुक है ये, आप जा करके इसको ले सकते हो। मैं कहता हूँ आप 10-20-50 रुपए बचाने के चक्कर में मत जाओ। आप कंटेंट की ताकत देखो, यही कंटेंट की ताकत ही आपका क्वेश्चन बढ़ाएगा। 50 रुपए बचा करके आप एग्जाम का रिस्क ना लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं साथियों। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1949 में 15 जनवरी के ही दिन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में अपना पद संभाला था। इन्होंने फ्रांसिस बुचर से अपना पद ग्रहण किया था। फ्रांसिस बुचर जो हैं ये भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। मतलब कह सकते हो कि अंतिम अपने सेना प्रमुख थे जो ब्रिटिश थे। और पहले भारतीय सेना प्रमुख बने KM करियप्पा जी। तो उनकी याद में हम लोग मनाते हैं। तो इस वर्ष 77वां सेना दिवस समारोह आयोजित हुआ पुणे के महाराष्ट्र में। ओके। और भारतीय सेना ने सीट बुकिंग के लिए डिजिटल प्रणाली ADP 25 ऐप भी शुरुआत की है इसी बार। यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस हैं जनवरी मंथ के जो आए हुए हैं, इनका रिवीजन करेंगे। 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। ये सभी के सभी दिन इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप याद रखेंगे। अगला, किस राज्य में क्रमशः पोंगल, भोगली बिहू और लोहड़ी उत्सव मनाया गया? तो देखिए, पोंगल की बात आई है तो इसमें आप सबसे पहले तमिलनाडु ढूंढेंगे, क्योंकि क्रमशः की बात की गई ना। तो पोंगल आया तो पोंगल में तमिलनाडु ढूंढो, किसमें किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर भोगली बिहू मिल रहा है। बिहू मैंने आपको याद कराया है ना, बिहू जो है असम की बिहू है ना। असम में 3 प्रकार के बिहू महोत्सव होते हैं समय समय पर। तो 3 बिहू में एक बिहू है भोगली बिहू, ठीक है ना। तो भोगली बिहू है तो यानी दूसरा ऑप्शन असम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रहा असम, बाकी किसी में ऑप्शन नहीं है असम, तो इसलिए ये वाला करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, इस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये एलिमिनेशन विधि में बता रहा था जिस प्रकार से मैं आपको कह रहा था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बहुत सारे जिसमें डाउट है वो सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। चलिए, फिलहाल लोहड़ी तो आप सुने ही होंगे। लोहड़ी जो है ये पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में होता है। आज मैं सब आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति के अवसर पर मकर संक्रांति के अवसर पर कहाँ पर क्या महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो तमिलनाडु में पोंगल, भोगली बिहू असम में और लोहड़ी पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में।
है ना। और कहाँ कहाँ पर क्या मनाता है। देखो मकर संक्रांति है क्या, पहले इसको समझ लो। मकर संक्रांति के तहत क्या होता है ना, मकर संक्रांति एक ऐसी तिथि होती है, एक ऐसा समय होता है जब सूर्य जो है अपना ये दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है। इसीलिए कहीं कहीं इसे उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण मतलब सूर्य जो है ये उत्तरायण हो रहा है ना। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। एक्चुअली में सूर्य नहीं जानता जाता है, आप जानते हो पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी झुकी हुई है, ये तो आपको पता होगा। जब झुकी हुई है तो घूमते घूमते एक बार शिफ्ट होती है ना। झुकी हुई है, झुकते हुए जब वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है तो वो धीरे धीरे जब घूमते हुए ऐसी पोजीशन पे आती है कि एक बार टिल्ट होती है। तो उस समय समझ लो कि सूर्य जो है, सूर्य का जो लक्षण है वो उत्तरायण की तरफ बढ़ता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। इसीलिए मकर संक्रांति का टाइम पड़ता है। अब वो मकर संक्रांति जब पड़ता है ना, तो उस टाइम बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नाम से त्योहार मनाते हैं। मतलब मकर संक्रांति एक ऑफिशियल नाम है। अब उसको अलग अलग नामों से अलग अलग राज्य के लोग मनाते हैं। जैसे जैसे असम में फसल उत्सव माघ बिहू मनाया जाता है, भोगाली बिहू और मघोर दामही जिसे कहा जाता है। ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, उत्तरी भागों में मकर संक्रांति या कह सकते हैं खिचड़ी, उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी कहते हैं, गुजरात में से उत्तरायण कहते हैं। ये से मतलब अलग अलग से नाम है इसके। उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य की यात्रा का ये प्रतीक होता है। अगला, जोरान मिलनोविक ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो जोरान मिलनोविक एक बार फिर से ये क्रोएशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है और एक नाटो कंट्री भी है। तो इसके ये बन गए हैं दोबारा से राष्ट्रपति। अगले 5 वर्षों तक ये राष्ट्रपति होंगे। 2020 में पहली बार बने थे, अभी फिर से बन गए हैं। हालांकि क्रोएशिया में भी अमेरिका वाला ही नियम है कि यहाँ लगातार 2 कार्यकाल के लिए ही कोई रह सकता है राष्ट्रपति। तो 2 कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे अगली बार। क्रोएशिया की राष्ट्रपति राजधानी जाग्रेब होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यूरो यहाँ की मुद्रा होती है। जोरान मिलनोविक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्रोएशिया कहाँ है, आइए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है यूरोप में। यूरोप में सबसे पहले आप पहुंचिए इटली में। इटली में कैसे पहुंचोगे, इटली में इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। यूरोप का भारत इसलिए क्योंकि ये भी देखो प्रायद्वीप टाइप का है, मतलब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो इटली पहुंच गए, पूछ वाला देश कह सकते हो इसे। तो इटली पहुंच गए तो बगल में ही नजर डालोगे तो ये दिख रहा है ना क्रोएशिया, है ना। देखो बगल में ही क्रोएशिया है और यहीं पर बोत्सवाना और हर्जगोविना भी है। ठीक है, ये भी एक देश है। तो फिलहाल क्रोएशिया ये है और जाग्रेब इसकी राजधानी होती है। ये इतना दूर में ऐसे फैला हुआ है। क्रोएशिया अगर आपको याद हो तो क्रोएशिया को हरा करके फ्रांस ने जीता था 2018 का वर्ल्ड कप। कौन सा, फीफा वाला। ठीक है। इस बार वाले वर्ल्ड कप में क्रोएशिया तीसरे पर रहा था। इस बार फ्रांस हारा था, अर्जेंटीना जीता था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कल की तरह फिर से रिवीजन करेंगे। जो विभिन्न देशों में नए नए प्रमुख पद नियुक्त किए गए हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे, उनका रिवीजन करते हैं क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होता है और इसका जितनी बार रिवीजन करोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो तीसरी बार बने हैं। लेबनान में 2 साल बाद राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन। मालदोवा के राष्ट्रपति मया संदू। सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद अल बशीर। घाना के राष्ट्रपति ये जान महामा बने हैं। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यमांडू ओरेसी बने हैं और माली के नए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला मैगा बने हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम बने हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने आईएमडी के कौन सेवें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम की शुरुआत करी। तो आईएमडी का इस बार 150वां स्थापना दिवस था। भारतीय मौसम संगठन का इस बार 150वां फाउंडेशन डे था और बहुत ही धूमधाम से ये आयोजित किया गया। इसमें अपने भारत के पड़ोसी देशों के भी डिप्लोमेट्स वगैरह को इनवाइट किया गया था। हालांकि इस पर भी एक कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि बांग्लादेश ने आने से मना कर दिया था साफ साफ। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, न्यूज़ में बना हुआ था ये 1-2 दिनों से। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने यहाँ पर आयोजित किया इसका 150वां फाउंडेशन डे आईएमडी का, विश्व मौसम विज्ञान विभाग का। 15 जनवरी 2025 को इसके 150 वर्ष पूरे हो गए क्योंकि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके, आईएमडी का। ये मौसम, भारत के मौसम के बारे में प्री प्रिडिक्शन करना
वायुमंडलीय अवलोकन करना, कहाँ पर क्या तूफान आ सकते हैं, मतलब सारा कुछ जो है संबंधी, मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी यही आकलन करता है। अगला, अच्छा, जो सुपर कंप्यूटर आप सुनते हो ना, सुपर कंप्यूटर खोजे गए या सुपर कंप्यूटर बनाए गए, तो वो सब यूज कहाँ होता है? वो सब यही यूज करता है, ठीक है ना। मौसम विभाग की जानकारी के लिए, मौसम डिपार्टमेंट के लिए ही यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर अमूमन। अगला, हाल ही में आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे बनाया गया? तो पंजाब किंग्स आप जानते हो एक टीम है, 10 टीमें हैं आईपीएल में, 10 में से एक टीम है पंजाब किंग्स, और इसके नए कप्तान अब होंगे श्रेयस अय्यर इस बार के सीजन के लिए। इस बार 18वां सीजन होने वाला है, और आप जानते हो सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? सबसे ज्यादा बार चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जीती है, 5-5 बार आईपीएल। पिछली बार की विजेता कौन थी? पिछली बार की विजेता थी कोलकाता नाइट राइडर्स, और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। सोचो, केकेआर पिछली बार के जो कैप्टन था उसको ही रिटेन नहीं कर पाई। तो फिलहाल श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स में इस बार हैं, और पंजाब किंग्स के ये 17वें कप्तान है। पंजाब किंग्स बहुत बार कप्तान बदलने की वजह से जाना जाता है, ये लगभग हर सीजन में ही अपना कप्तान बदल देता है। तो 18वां सीजन है इस बार। फिलहाल ऑक्शन वगैरह हो गए हैं, और अब मार्च में इसका आयोजन किया जाएगा आईपीएल का इस सीजन का। सबसे महंगे खिलाड़ी इस सीजन में ऋषभ पंत बिके हैं 27 करोड़ रुपए में, और दूसरे सबसे महंगे यही खिलाड़ी हैं 26.75 करोड़ में श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो दोनों पर खूब भर भर के पैसा लुटाया गया है। फिलहाल ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। टाटा आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, टी20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। अच्छा, कल किसी ने एक ने कमेंट किया था किसी एक क्वेश्चन में कि आरआरबी जेई में पूछा गया था कि आईपीएल 2017 किसने जीता है। तो मैंने बताया भाई, इसको ट्रिक से आपको कई बार याद कराया जा चुका है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इसी ट्रिक से याद करोगे तो आपको सभी सीजन के विजेताओं को याद रहेगा। देखो क्या ट्रिक है कि आपको कहानी याद रखनी है। बेसिकली ये ट्रिक नहीं है, एक प्रकार से पूरा पूरा एक सीरियल वाइज सिस्टमेटिक कहानी मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा। 2008 में जब हुआ ना, तो सबसे पहला वाला राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया। उसके बाद 2009 में जब हुआ तो एक डेक्कन चार्जर्स करके टीम थी, वो जीती। फिर 2010 और 2011 ये दोनों जीतती है चेन्नई सुपर किंग्स। 2012 वाला और 2014 ये जीतती है केकेआर, है ना। और अभी 2024 वाला, 2014, 2012, 2024 ये जीतती है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, इसके बाद 2012 के बाद आप आ जाओ 13, 15 जितने ऑड हैं, 17, 13, 15, 17, 19 और एक और ले लो 20। ये ऑड नंबर है ना, 13, 15, 17, 19, उसके बाद एक इवन ले लो। ये सब जीता है मुंबई इंडियंस ने, मुंबई इंडियंस ने। अब इसमें क्या बच रहा है? 14 बच रहा है, 14 हो गया है, 16 बच रहा है केवल। ठीक है ना, 14 हो गया है, 16 बच रहा है, 18 बच रहा है। तो 16 वाला, 2016 वाला जीता है दोस्तों किसने? इसको सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता है, SRH ने जीता है। फिर इसके बाद 17 हो गया, 18 वाला, और उसके बाद फिर 18 वाला, 21 वाला, 18, 21 और 23 ये तीनों फिर जीता सीएसके ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने। बचा कौन? 24 बचा, 24 हो गया है, 22 बचा है। तो 2022 वाला जो है इसको किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। नई नई टीम आई थी गुजरात टाइटंस, और 2022 का वो खिताब जीती थी। क्लियर? तो ये सभी विजेताओं के नाम हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए, कई बार मैं बता चुका हूँ, इस बार भी याद रखिए। अगला, किसको पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में अपर्णा सेन जी को सम्मानित किया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, लेकिन किसमें? पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कारों में। देखो, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कई में दिया जाता है, कई अवार्ड समारोह में दिया जाता है ना। अगर आपको याद हो तो IFFI में भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ ये दिया गया है, कोलकाता के निर्देशक हैं अपर्णा सेन, इनको पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में दिया गया है। इसमें कुछ और भी पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का मणिक बाबर मेघ को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का चंदन सेन को, बेस्ट डायरेक्टर का सृजीत मुखर्जी और देवलाय भट्टाचार्य को, और सर्वश्रेष्ठ पटकथा का अंजन दत्त को, और संगीत निर्देशक अमित चटर्जी लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार खदान को। ठीक है, अगला, आपको सबसे ज्यादा केवल सत्यजीत रे वाला ही याद रखना है, अपर्णा सेन का नाम याद रखना है। अगला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला ओडिशा कौन सा राज्य बना?
ये बन गया है 34वां राज्य। अब आप कहोगे 34 राज्य कैसे हो गए, 28 ही तो राज्य है। एक्चुअली में इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों मिला करके बात की जा रही है। तो जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री JAY PM जय योजना है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम लोग आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, इसी का नाम है। तो इसको लागू करने में यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिलाते चलें, ओडिशा का नंबर आता है 34वें स्थान पर, यानी 34वां ये राज्य बन गया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, ओडिशा ज्वाइन किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, तो 1.03 करोड़ परिवार इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। 67.8 लाख परिवारों को केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत होता क्या है, इसको समझ लो। इस योजना के तहत ना, जिसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, मतलब आयुष्मान जन आरोग्य योजना में एक आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जिसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है उसको 5 लाख रुपए तक की मुफ्त में फ्री में इलाज कराई जाती है। अगर वो इसमें रजिस्टर्ड, लगभग 80 से 90% हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होते हैं। अगर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में वो जाते हैं तो सालाना का 5 लाख तक का खर्च जो है वो उसका पेमेंट सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, बहुत ही चर्चित योजना है। अच्छा, ये यहाँ 5 लाख तो किया जाता है, अब इसको बढ़ा करके 10 लाख किए जाने की बात इस बार के बजट में की गई थी, तो हो सकता है जल्दी बढ़ जाए। और एक और चीज किया गया था कि राजस्थान में ऐसा ही चिरंजीवी योजना चला करता था, तो उसमें 25 लाख का तक कवरेज हुआ करता था। तो जब राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने चिरंजीवी में ही आयुष्मान भारत योजना को लिंक कर दिया और चिरंजीवी आयुष्मान भारत योजना कर दिया, और लिमिट उसकी उतना ही रखी, मतलब 25 लाख तक की। ठीक है ना, चलिए ये सब चीजें याद रखना। अच्छा, वैसे इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, सितंबर महीने में। ठीक है ना, सितंबर 2018 में हुई थी, रांची झारखंड से, रांची झारखंड से। ठीक है, PM मोदी ने शुरुआत करी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। अगला, उड़ीसा के बारे में जान लो। उड़ीसा यहाँ पर आपको दिखेगा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। चिल्का झील जब भी आता है, मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। पहला कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की, दूसरा लैगून टाइप की झील, और तीसरा फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट चिल्का लेक से याद रहेगा। अंसुपा झील है, कांजिया झील है, यहाँ पर सिमली पार्क नेशनल पार्क है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये मैग्रोव टाइप का क्षेत्र है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैग्रोव रीजन है। सबसे बड़ा मैग्रोव रीजन कहाँ पर है, सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल। घुमरा, छाऊ, सांवरिया, संचरा, पैका, गरुड़ वाहन ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। और आप जानते हो बाली यात्रा, धानु यात्रा, और उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी यात्रा यहीं से निकलती है। विधानसभा में 147 सीटें हैं, 30 जिले हैं। लोकसभा में यहाँ से 21 और राज्यसभा में 10 सीट जाती है। कम्भमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। मोहन चरण मांझी जी यहाँ के CM हैं। अगला, हाल ही में किसके द्वारा विकसित हिम कवच ने वास्तविक संचालन में सभी उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास किया? तो ये बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। हिम कवच, हिम कवच एक प्रकार का दोस्तों ड्रेस है। ये ड्रेस इस प्रकार से है कि जो अपने फौजी भाई जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, लद्दाख हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ऐसे क्षेत्रों में जो जाकर ड्यूटी करते हैं ना, उनके लिए काफी कंफर्टेबल होगा। ये DRDO ने स्पेशली डिजाइन किया है। मल्टी लेयर ये क्लोथिंग सिस्टम है हिम कवच, और इसको पहनने के बाद ना अंदर से गर्मी महसूस होगी, और ये गर्मी के मतलब ठंडी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंडी महसूस होगी। तो +20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, हिमालयी ठंडे क्षेत्र में ठंडे मौसम में स्थिति में सैन्य अभियानों में उपयोगी होगा। चलिए अगला, DRDO ने बनाया है। DRDO के बारे में तो आप जानते हो, अभी 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था, और 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। समीर V कामत इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा सागर मेले में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बंधन पहल शुरू की? अब आपको पता होना चाहिए गंगा सागर मेला होता कहाँ पर है। गंगा सागर मेला साथियों ये पश्चिम बंगाल का होता है। बहुत ही फेमस मेला है गंगा सागर मेला। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। तो बंधन पहल यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। ठीक है ना, तो जिससे गंगा सागर मेला को भी थोड़ा सा आकर्षित किया जा सके, यहाँ पर भी तीर्थयात्री आए। क्योंकि आप देख रहे हो जैसे महाकुंभ हुआ, महाकुंभ पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है
तो इसमें बताया ना कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इससे इकोनॉमी में बूस्टअप होने वाला है, जिस वजह से अपना भारत का, देश का जीडीपी 1% से ग्रो होने वाला है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को डायरेक्टली 25,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू मिलने वाला है। तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है महाकुंभ। तो यानी कि टूरिज्म बढ़ता है तो फिर सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ता है। तो इसलिए गंगा सागर मेले को भी यहाँ बंगाल सरकार प्रमोट कर रही है, जिससे तीर्थयात्री यहाँ पर आकर्षित हों। तो तीर्थयात्रियों को 3 भाषाओं में सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ई अनुसंधान, ई परिचय, ये सब चीज़ें भी आयोजित करे जा रहे हैं। अगला, पश्चिम बंगाल आया है कई दिनों के बाद। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की यहाँ के सीएम हैं और सीवी आनंद बोस जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर दोस्तों मोती झील है, मिरिक झील है, रविंद्र सरोवर है, सेंचल झील है, सुंदरवन नेशनल पार्क है जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। बक्सा टाइगर रिजर्व कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोथियन जीव वन्य जीव अभयारण्य है। काठी, ढाल, छाऊ ये नृत्य यहाँ मनाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल आपको मैप में यहाँ पर दिखेगा। ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए उड़ीसा से शेयर कर रहा है और यहाँ झारखंड से शेयर कर रहा है, इधर बिहार से शेयर कर रहा है, इधर असम से शेयर कर रहा है और इधर सिक्किम से शेयर कर रहा है। सिक्किम इकलौते भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये बात ध्यान रखना, अक्सर लोग कंफ्यूजन में यहाँ गलती करते हैं। 23 जिले हैं। विधानसभा में 294 सीट, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में यहाँ से 16 सीट जाती है। ममता बनर्जी जी यहाँ के सीएम। अगला, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक नाग मिसाइल MK2 नाग MK2 इसका सफल परीक्षण किया गया? तो किस देश के द्वारा ये किया जाएगा भाई? भारत ही करेगा। नाग नाम है इसका, तो है ना। तो भारत ने अभी तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मतलब कि जो टैंक्स वगैरह को खत्म करने में काम आते हैं या फिर जो बंकर बनाए गए रहते हैं उनको खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, वो होती है एंटी टैंक मिसाइल, है ना। तो ये नया वर्जन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग MK2। तो इसका सक्सेसफुली टेस्टिंग किया गया है DRDO के द्वारा 14 जनवरी 2025 को। और नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 का मूल्यांकन किया गया। ठीक है, बाकी DRDO के बारे में मैंने आपको बताया ही। तो ये थे साथियों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए। और हाँ, इंग्लिश वाले जिनको इंग्लिश में बुक चाहिए तो कुरियर कराया जा रहा है। आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वहाँ पर आपको बताया जाएगा डिटेल, वहाँ पर अपनी भेजिए, पेमेंट कीजिए और आप तक स्पायरल बाइंडिंग में नोट्स भेजी जा रही है। मेरा उद्देश्य है सभी स्टूडेंट तक अपनी किताब पहुंचे। तो हिंदी वाले तो फ्लिपकार्ट और अमेजन से ऑर्डर कर ले रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाले अगर जिनको चाहिए तो उनको फोटो कॉपी करके स्पायरल बना करके बाइंडिंग दिया जा रहा है, कुरियर कराया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बुक ले सकते हैं। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। वर्ष 2024 का सबसे गर्म दिन रहा था 22 जुलाई। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त वर्तमान में संतोष झा जी हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कुंभ मेले का आयोजन कहाँ नहीं किया जाता है। तो ये आपको बताइए कमेंट करके, कहाँ नहीं किया जाता है कुंभ मेला आयोजित। इसके अलावा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल से आंसर कीजिए और जाके रिव्यू वगैरह चेक कीजिए पुस्तक में क्या क्या है, क्यों ये खास है और क्यों आपके टेबल पर होनी चाहिए ये 2025 के एग्जाम के लिए। तो आप इसको ऑर्डर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।